गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही आप आगे के प्रोबेबिलिटी के टॉपिक समझ पाएंगे, जैसे बेस थ्योरम है, टोटल प्रोबेबिलिटी है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, वगैरह वगैरह। इसलिए इस पे आपको बहुत ध्यान लगा के समझने की जरूरत है। बहुत ही ज्यादा आसान टॉपिक है और बहुत सारे इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं, मेंस में भी, एडवांस में। चलिए फिर देखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम क्या पढ़ेंगे? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम पढ़ेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए अकरिंग व्हेन एन इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है अकरेंस की। व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, बी हो चुका है। ऐसा हो सकता है ना, ऐसे चेंजेस हो सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी चेंज हो सकती है ना। जैसे अगर आप सोचें कि आपने एक डाइस रोल करा, डाइस रोल करने में क्या इवेंट्स हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 और 6। इस इवेंट में ये 6 आउटकम आपके पास आ सकते हैं। तो 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? आपको पता है 1/6 है। लेकिन अगर हम ये कहें कि ऑड नंबर आ चुका है, एक ऑड नंबर आ चुका है डाइस रोल करने पे, तो 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ऑब्वियसली आपको पता है ऑड नंबर या तो 1 आया होगा, या 3 आया होगा, या 5 आया होगा। तो अब 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? अब आपका नया सैंपल स्पेस है 1 3 और 5। 5 आने की प्रोबेबिलिटी इसमें हो गई 1/3। तो प्रोबेबिलिटी 5 आने की चेंज हो गई व्हेन वी आर गिवन एन एडिशनल इंफॉर्मेशन कि जो भी नंबर आया है वो एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी चेंज होती है। इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसको हम लिखते कैसे हैं? इसको हम इस तरीके से लिखते हैं सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट, इसको गिवन मान लेते हैं, इस डंडे को, गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक, ये प्रोबेबिलिटी आती है आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ये कैसे आती है, ये हम समझते हैं वेन डायग्राम से। ये जो पूरी कहानी हमारी हो रही है, इसमें एक ए है इवेंट, एक है बी, और दोनों के बीच में कुछ कॉमन है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि ए और बी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट नहीं है। दे आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। कुछ डिपेंडेंसी है, तभी हम ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ सकते हैं। तभी तो हम कहेंगे कि बी हो गया तो ए की क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर दोनों में कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी तो बी हो ना हो, ए की प्रोबेबिलिटी अलग देख सकते हैं। मैं आपको समझाऊंगा ये बाद में एग्जाम्पल से। पहले हम ये देखते हैं कि हमें ये फॉर्मूला कहां से मिला। ठीक, मान लीजिए ये ए था, ये बी था, और ऑब्वियसली ये जो शेडेड रीजन मैं बना रहा हूं, ये शेडेड रीजन ए इंटरसेक्शन बी होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड का मतलब क्या है? बी अकर हो चुका है। ठीक है सर, अगर हम पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आती है ये पूरा गोला जो ए वाला है। अब क्योंकि बी अकर हो चुका है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड का मतलब ये है कि बी हो चुका है, तो जो आपका सैंपल स्पेस है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा केवल ये बी के लिए। ये जो इस पूरा स्पेस है बी वाला, ये सारा आपका सैंपल स्पेस हो जाएगा। दिस इज द न्यू सैंपल स्पेस। ठीक, तो इसको आप ऑब्वियसली नीचे रखेंगे, और इस सैंपल स्पेस में ए की अकरेंस कहां हो रही है? केवल इतने पोर्शन में हो रही है जो ए इंटरसेक्शन बी में है, तो ये वो आप ऊपर रखेंगे। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of A when B has already occurred is given by P A intersection B divided by P of B। हाँ सर, मैं ये कह रहा था डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट की आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा था। मान लीजिए आपने एक डाइस रोल करा, उस पर 5 आया। ठीक है, अब आप जब सेकेंड टाइप डाइस रोल करेंगे तो उस पर 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? कई बार इंट्यूटिवली ऐसा लगता है कि पहली बार जब हमने रोल करा उस पर 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, लेकिन जब हमने सेकेंड बार रोल करा तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बार 5 आने की प्रोबेबिलिटी से कुछ कम हो गई। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि
पहली बार और दूसरी बार जब हमने रोल करा तो ये दोनों ही इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है तो इसलिए पहली बार जब डाइस रोल करा तब 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, जब दूसरी बार डाइस रोल करा तब भी 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। ऐसे इवेंट्स को हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं। ठीक है सर, कुछ इवेंट्स डिपेंडेंट इवेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे 9/11 हुआ था। 9/11 होने के बाद अगली डे को 9/11 टाइप का या हम कहें 9/12 टाइप का हादसा होने की क्या प्रोबेबिलिटी थी? ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम थी। बहुत ज्यादा कम क्यों थी? एक, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी बीफ अप कर दी गई थी। सेकेंडली, जो टास्क था टेररिस्ट का वो पूरा हो गया था। ठीक है, जो उनको मैसेज पहुंचाना था वो पहुंचा चुके थे, इसलिए बार बार अटैक करने की प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली कम हो जाती है। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई एक बार अटैक होने के बाद। तो हमेशा हमें अपने इंट्यूशन से नहीं चलना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है। इस केस में ये और ये इवेंट डिपेंडेंट है। एक तरीके से डिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि पहले दिन क्योंकि अटैक हुआ था तो अगले दिन अटैक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। जबकि आपको ऐसा लग सकता है, आपको घबराहट हो सकती है उस सड़क पे निकलने पे जहां ट्विन टावर थे, कि आपको ऐसा लग सकता है कि बार बार वहां अटैक हो सकता है। लेकिन अगर आप लॉजिकली देखें तो प्रोबेबिलिटी कम हो गई होगी वहां अटैक होने की, ना कि बढ़ेगी। ठीक है सर, चलिए एक आधा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर। पहले एक इजी सा क्वेश्चन उठाते हैं। मान लीजिए द परसेंटेज ऑफ adults who are men and alcoholic is 2%। 2% ऐसे लोग हैं जो मेन भी हैं और अल्कोहलिक भी हैं। ठीक है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मेन एंड बीइंग अल्कोहलिक इज 2%, मतलब 0.02। ठीक, हमें निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग एन अल्कोहलिक given being a man। ठीक है सर, इसका मतलब अगर हमें ये पता है कि एक आदमी है तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो अल्कोहलिक होगा। ठीक, तो हमें दिख रहा है कि अल्कोहलिक होना डिपेंडेंट है कि वो मैन है कि नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अल्कोहलिक व्हेन इट इज गिवन दैट द पर्सन इज अ मैन शुड बी गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection M divided by probability of being a man। प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection M आपको ये दिया हुआ है क्योंकि M intersection A intersection M दोनों सेम होते हैं, 0.02। और अभी हम ये मान सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ मैन और वुमेन इक्वल है, तो हो जाएगा 0.50। ये आपका आ जाएगा 0.04। मतलब अगर आदमी है, हमें पता है कि आदमी है, तो उसके अल्कोहलिक होने की प्रोबेबिलिटी 4% है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? अगले पे चलें। समझिए कि आपके पास दो डाइस हैं जो कि 4 साइडेड डाइस हैं। 4 साइडेड हो सकते हैं डाइस, बनाएंगे तो हो सकते हैं। हम इसलिए क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि हमेशा ऐसा हो सकता है कि आपको हमेशा 6 साइडेड डाइस ना मिले। आपको कहते हैं 3 साइडेड डाइस है, 4 साइडेड डाइस है, 8 साइडेड डाइस है, किसी भी तरह का डाइस वो दे सकता है क्योंकि उसे मैथमेटिकली चेंज करना है सारे मॉड्यूल। आप 6 साइडेड डाइस के लिए तो कंफर्टेबल है, लेकिन हो सकता है 4 साइडेड के लिए ना कंफर्टेबल। 4 साइडेड डाइस है और एक डाइस है एक्स, एक डाइस है वाई। ठीक है सर, वो कह रहा है कि एक इवेंट है बी। बी इवेंट ये है कि मिनिमम ऑफ जो एक्स डाइस पे आए और जो वाई डाइस पे आए वो 2 हो। एक इवेंट है एम जो दिखाता है कि क्या आता है मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक,
पहले पार्ट में वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ m equal to 1 given that event b has already occurred। ठीक, तो हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम एक 4x4 की मैट्रिक्स बना लेते हैं जिससे कि हम क्लियरली ये डाइस वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। जैसे हम 6x6 की बनाते हैं जब 6 फेसेस होते हैं, तो 4x4 की बना लेते हैं। ये बन गई आपकी 4 रो, ये बन गए आपके 4 कॉलम। ठीक है सर, इसको मान लेते हैं 0, ये हो गया 1 2 3 और 4। ऐसे ये हो गया 1 2 3 और 4। ठीक, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे ये भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है सर, अब हम क्या बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये x डाइस रोल हुआ है, ये y डाइस रोल हुआ है। ठीक, अब हम स्पॉट करने की कोशिश करते हैं कि मिनिमम ऑफ x और y जब 2 हो, ऐसा कब होगा कि मिनिमम ऑफ x और y 2 होगा, मतलब कि x या y में से मिनिमम 2 होगा, बाकी या तो 3 हो सकते हैं या 4 हो सकते हैं, कभी भी 1 नहीं हो सकता। ठीक है, क्या हम ये देखते हैं कि ये वाले जो हैं, ये वाले जो मैं डॉट से शेड कर रहा हूं, ये वाला पोर्शन में हमेशा ऐसा आएगा कि मिनिमम ऑफ x और y 2 के बराबर होंगे। ये 3, ये जो 5 ऐसे मैंने डॉट करे, ये जो शेड करा डॉट से, ये 5 ऐसे ऐसे खाने होंगे जिसमें कि मिनिमम ऑफ x और y 2 के बराबर होगा। तो ये जो डॉट से मैंने सिंबलाइज करा है, ये b सिंबलाइज करा है, इवेंट b डॉट से सिंबलाइज है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम बीइंग 1 व्हेन द इवेंट b हैज अकर्ड, मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम ऑफ x एंड y बीइंग 1 व्हेन द मिनिमम इज 2। सोच के देखिए, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैक्सिमम 1 हो जब मिनिमम 2 हो? ऑब्वियसली ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो आपको पता है इसकी प्रोबेबिलिटी आंसर 0 आना चाहिए। इसमें करके देखते हैं, मैक्सिमम 1 कब आएगा? केवल एक केस में आ सकता है, जब यहां पे हो। ठीक है, तो क्या हमें इस शेडेड रीजन में और इस शेडेड रीजन में कुछ भी कॉमन मिल रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। एक्चुअली इसका आंसर क्या आना चाहिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से? इसका आंसर आना चाहिए प्रोबेबिलिटी m इक्वल टू 1 इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b। तो m इज इक्वल टू 1 और b का कुछ इंटरसेक्शन हो रहा है? कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, तो ऊपर न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, इस वजह से प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 आ जाएगा। ठीक, अब हम इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट करने की कोशिश करते हैं। इसको हम कर देते हैं इरेज। सेकंड पार्ट में क्या पूछता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम बीइंग 3 व्हेन b हैज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब मिनिमम इज बीन 2 एंड मैक्सिमम इज 3। मैक्सिमम 3 होने के लिए कौन कौन से पोर्शंस को शेड करना पड़ेगा? देखिए, इसमें 3 हो जाएगा मैक्सिमम, इसके लिए 3 हो जाएगा, इसके लिए 3 हो जाएगा, इसके लिए 3 हो जाएगा और इसके लिए 3 हो जाएगा, और किसी के लिए 3 नहीं होगा। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, गलती से एजेस पे लिख दिए गए हैं, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, तो मैक्सिमम 3 इस केसेस में होगा। अब हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम 3 हो और मिनिमम 2 हो। जब मिनिमम 2 हो चुका हो तब मैक्सिमम 3 होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? ये होगी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम इक्वल टू 3 एंड मिनिमम इक्वल टू 2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ मिनिमम इक्वल टू 2। ठीक है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम इक्वल टू 3, मिनिमम इक्वल टू 2, दोनों में इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है।
तो दो ऐसे ब्लॉक्स हैं जिसमें कि ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। और प्रोबेबिलिटी ऑफ मिनिमम इक्वल टू 2 में कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, तो हो जाएगा 2/5। ठीक है, hence the probability of m equal to 3 when b has already occurred is 2/5। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब हम एक जेई का क्वेश्चन करते हैं, एडवांस 2019 का क्वेश्चन है। ओके सर, हमें एस सैंपल स्पेस दिया हुआ है 3x3 मैट्रिक्सेस का, इसमें 3 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, इनके एंट्रीज केवल 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, और कोई भी एंट्री नहीं ले सकता है। ठीक है, अब हमने डिफाइन करा एक इवेंट E1 A element the sample space such that determinant of this matrix is 0. Event E2 matrix A element sample space S such that sum of entries of A is 7। ठीक है सर, हमें निकालना क्या है, फाइंड probability of E1 when E2 has already occurred। ठीक है सर, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब हम E2 की बात कर रहे हैं, अगर E2 में क्या है, ऐसे मैट्रिसेस देखने हैं 3x3 जिसके सम ऑफ एंट्री 7 हो, ऐसे मैट्रिसेस देखने हैं जिसकी सम ऑफ एंट्री 7 हो, 1 2 6 7 8 9, 9 एंट्रीज में से सबके सम करने तो 7 हो। ये एंट्रीज या तो 0 हो सकती हैं 1 हो सकती हैं। ऑब्वियसली केवल एक ही तरीका है कि इनका सम 7 आ जाए, वो तरीका ये है कि 7 एंट्रीज इसमें से 1 हो और कोई भी 2 एंट्रीज 0 हो। अगर ऐसा होगा तभी केवल 7 आ सकता है, और कोई तरीका नहीं है कि सम ऑफ एंट्रीज सारी मिला के 7 आ जाए, क्योंकि हम केवल 0 या 1 को यूज कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है सर, तो ऐसे कितने मैट्रिसेस हम ढूंढ सकते हैं जिसमें कि 7 एंट्रीज 1 की हो और 2 एंट्री 0 की हो। टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है, 9, तो 9 फैक्टोरियल, एक बार 2 बार 0 रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, और 7 बार 1 रिपीट हो रहा है तो 7 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। ये आ गया 8 × 9 4, 36 केसेस होंगे। ऐसे 36 मैट्रिसेस मिलेंगे जो कि E2 को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है P E1 when E2 has already occurred। This will be P E1 intersection E2 divided by P E2। ठीक है सर, अब E2 के नंबर ऑफ केसेस हमें पता चल गए, अगर हमें ये पता चल जाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम देखें कि E1 इंटरसेक्शन E2 क्या है। E1 इंटरसेक्शन E2 ये है, हमें ऐसे मैट्रिसेस निकालने हैं जो कि जिसमें सारे एंट्रीज मिला के 7 भी आ रहे हो और जिसका डिटरमिनेंट 0 भी आ रहा हो। हम इस तरह के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसके अलावा एक्सपेंड करेंगे, ये हो जाएगा 0 + 0 + 1 × 1 - 1 0। आप और करके देखेंगे तो आपकी ये बात समझ में आएगी कि ऐसे मैट्रिसेस जिसमें कि किसी भी रो या कॉलम में 2 0 एक साथ होंगे, उनका डिटरमिनेंट हमेशा 0 आएगा। इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो हमेशा 0 आएगा, और अगर ये 0 एक साथ नहीं होंगे तो डिटरमिनेंट 0 नहीं आएगा। जैसे अगर ये 0 यहाँ पे हो 1 यहाँ पे हो, इस केस में इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आएगा। ठीक है सर, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसा ढूंढना चाहिए जिस केस में ये जो डिटरमिनेंट है ये हमारा 0 आए और ये वाला भी कंडीशन पहले सेटिस्फाइड हो। तो ऐसा तभी हो सकता है जब ये 2 0 एक साथ हो। 2 0 एक साथ होने के लिए हम किसी भी रो में 2 0 एक साथ ले सकते हैं या किसी भी कॉलम में 2 0 एक साथ ले सकते हैं। रो या कॉलम में एक साथ 2 0 लेने से हमेशा उसका डिटरमिनेंट 0 आएगा। अब हम पहले रो की बात करते हैं। किसी भी रो को हम 3 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि 3 रो हैं।
ठीक है सर। अब उसमें 3 बार 0 2 बार 0 आना है एक रो में, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 3 फैक्टोरियल, और एक एलिमेंट 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 3 3 9 केसेस। ऐसे ही कॉलम में भी 3 इंटू 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 9 केसेस। तो ऐसे 18 केसेस हो जाएंगे टोटल। ये 18 मैट्रिसेस ऐसी बनेंगी जिसमें डिटर्मिनेंट भी 0 है और सम ऑफ एंट्रीज भी 7 है। ठीक है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन E2 हैज ऑलरेडी अकर्ड विल बी 18 डिवाइडेड बाय जो मैं पहले मिली थी E2 की 36, तो इसका आंसर आ जाएगा हाफ। ठीक है, ओके सर। चलिए अब इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में एक बहुत अच्छा तरीका है प्रोबेबिलिटी निकालने का, बहुत नए टाइप का तरीका है जिसको हम कहते हैं ट्री मॉडल। ट्री मॉडल में क्या होता है, एक इवेंट है, ये इसके होने की प्रोबेबिलिटी है, ये इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी है। हम इसको कह सकते हैं ए, इसको कह सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब ये इवेंट जब ए हो गया तो बी होगा कि नहीं, ये इसके बी के होने की प्रोबेबिलिटी है और ये बी के ना होने की प्रोबेबिलिटी है। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज अकर्ड एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट अकरिंग व्हेन ए हैज अकर्ड। ठीक, ऐसे ही इसमें this is probability of B when A has not occurred, and this is probability of B not occurring for A not occurring। ठीक है, इस तरीके से हम और ब्रांचेस भी ले सकते हैं, फिलहाल 2 ब्रांचेस तक लेके समझने की कोशिश करते हैं। हम ये देख रहे हैं कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट है, मतलब बी ए नॉट अकरिंग है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए नॉट अकर्ड। इस तरीके से बाकी प्रोबेबिलिटीज हमने लिख ली। अगर हम इस नोट की बात करें तो अगर हम इस पाथ पे चलते हैं, इस वाली पाथ पे, एक्सक्यूज मी, इन दो प्रोबेबिलिटीज को अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज अकर्ड, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये दोनों कट जाएंगे, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब इस नोट पे आपको मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली अगर हम करके देखें तो इस नोट पे आपको मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इस पे करके देखें तो मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है सर, इसका मतलब अगर आपको कोई भी एक नोट चाहिए तो आप उस नोट के पास पहुंचते चले जाएंगे, जो हमारा बेसिक नोट था उससे आप पास पहुंचते चले जाएंगे, और बीच में जितनी प्रोबेबिलिटीज पड़ेंगी उनको आप आपस में मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, तो सारी प्रोबेबिलिटी हमें यहां तक की पता चल जाएगी। मान लीजिए इसकी ऐसी ब्रांच होती, इस ब्रांच की फिर ऐसी होती, आपको ये नोट निकालना होता। ठीक है, तो फिर आप दिस प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय दिस प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय दिस प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय दिस प्रोबेबिलिटी करते तो आपको आंसर मिल जाता प्रोबेबिलिटी का कि इस नोट की क्या प्रोबेबिलिटी आती है। तो इसको ट्री मॉडल कहते हैं। इससे बहुत इजी हो जाते हैं प्रॉब्लम्स। एक हम सैंपल प्रॉब्लम करके भी देखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हम कितना इजीली कर सकते हैं इस ट्री मॉडल से प्रॉब्लम। आजकल कोरोना बहुत चल रहा है, तो कोरोना को लेके ही एक बढ़िया सी प्रॉब्लम बनाते हैं। मान लीजिए कि कोरोना होने के चांसेस आपको हैं 2%। ऑब्वियसली कोरोना ना होने के चांसेस कितने हो जाएंगे, 0.98, मतलब 98% चांसेस है कि ना हो कोरोना। इसका मतलब ये नहीं कि आप समझ लें कि हमें कोरोना हो नहीं सकता, 2% चांस है। लेकिन अगर आप शांति से बैठे हैं तो आपको 2% चांस है, अगर आप अशांति से बैठे हैं घूम फिर रहे हैं तो आपको भरपूर चांस है। ठीक है, उसके बाद कोरोना के टेस्ट भी आजकल आ गए हैं जिससे टेस्टिंग हो रही है, हालांकि इंडिया काफी पीछे चल रहा है उन टेस्टिंग में, लेकिन हम रैंप अप कर रहे हैं अपनी प्रोडक्शन, कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा टेस्ट हो सके।
टेस्टिंग में अगर सही टेस्ट होता है और टेस्ट पॉजिटिव आता है आपका, मतलब आपका सही टेस्ट हुआ है, आपको कोरोना था, आपका सही टेस्ट हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.95 है, मतलब 95% एक्यूरेट है आपका टेस्ट। ऑब्वियसली गलत होने की प्रोबेबिलिटी भी 0.05 होगी, 5% चांसेस है कि गलत हो गया आपका टेस्ट। ठीक, ऐसे ही इस केस में आपको कोरोना नहीं है और आपका टेस्ट पॉजिटिव हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.05 होगी, क्योंकि इस केस में तो आपका टेस्ट खराब हो गया, गलत आया आपका टेस्ट, उसकी प्रोबेबिलिटी 5% है। और टेस्ट सही आए, मतलब टेस्ट नेगेटिव हो जब नहीं है कोरोना, तो ऐसे केस में प्रोबेबिलिटी 95% होगी। ठीक है सर, ये बात समझ में आई। एक बात इसमें मैं और बताना चाहता था, अगर कोरोना है और आपको नेगेटिव आ गया टेस्ट, तो इसका मतलब ये फेल हो गया एक तरह से, इसको हम कहते हैं मिस। अगर आपको कोरोना नहीं है और टेस्ट आ गया आपका पॉजिटिव, तो इसको हम कहते हैं फॉल्स अलार्म। दोनों ही चीजें खराब है, ना आप मिस करना चाहते हैं, ना आप फॉल्स अलार्म क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहले ये पूछता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग पॉजिटिव। पॉजिटिव टेस्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब पॉजिटिव कहां पे टेस्ट हो रहा है, एक तो इस वाली ब्रांच पे जाके टेस्ट हो रहा है ये, और दूसरा ऐसे जाके टेस्ट हो रहा है। तो हम दोनों प्रोबेबिलिटी जोड़ देते हैं, क्योंकि ये तो आपस में अलग अलग है, या तो कोरोना है फिर पॉजिटिव, कोरोना नहीं है फिर भी पॉजिटिव। तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोरोना है और टेस्ट पॉजिटिव आया, प्लस प्रोबेबिलिटी कोरोना नहीं है और टेस्ट पॉजिटिव आया। कोरोना है और टेस्ट पॉजिटिव आया, 0.02 इंटू 0.95 प्लस 0.98 इंटू 0.05, ये आप कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 0.068, मतलब 6.8% चांसेस हैं कि टेस्ट आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है सर, अब दूसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग बात इसने पूछी है, इसने कहा है कि पॉजिटिव टेस्ट आ गया है, ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट आ गया है, ठीक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन डज नॉट हैव कोरोना। टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, लेकिन क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस आदमी को कोरोना हो ही ना। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है एक्चुअली, प्रोबेबिलिटी ऑफ person not having corona given that test has been positive। ठीक है, ये क्या होगा, ये होगा person not having corona and testing positive divided by person testing positive। not having corona and testing positive किस लाइन पे जाएंगे, ऐसे और फिर ऐसे इस वाले नोट पे पहुंच जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, 0.98 इंटू 0.05 अपॉन 0.068, ये हमने निकाला था ना पिछले वाले सेक्शन में कि टेस्टिंग पॉजिटिव कितने आए, प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव टेस्ट कितने आए, 0.068 आया था। ये आपका आ जाएगा 0.049 कुछ अपॉन 0.068, ये आपका आ रहा है 0.721, मतलब 72% चांसेस हैं अप्रोक्सीमेटली। देख रहे हैं आप, 72% ऐसे चांसेस हैं कि आपका टेस्ट पॉजिटिव आया है लेकिन फिर भी आपको कोरोना ना हो। ठीक है सर, इसका मतलब जब टेस्ट पॉजिटिव आए कभी भी जिंदगी में, तो ज्यादा परेशान नहीं होने का। अप्रोक्सीमेटली 3 आउट ऑफ 4 चांसेस हैं, अगर बहुत भयंकर और बहुत रेयर टाइप की डिजीज है जैसे कोरोना है जिसमें केवल 2% चांस है आपको होने का, तो बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि टेस्ट इतने ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, तो बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि आपका टेस्ट एक फॉल्स अलार्म क्रिएट कर रहा है, इसलिए आपको दोबारा रीटेस्ट करवाना चाहिए।
ठीक, तो रीटेस्ट इज रिकमेंडेड। ओके, चलिए बाकी अगली बार देखते हैं। थैंक यू।